तो सॉलिड स्टेट में आज हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक आइडियल क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस यदि आइडियल है तो जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर अरेंजमेंट पढ़ा है वैसा ही परफेक्ट होगा। यानी बेसिकली जहाँ पर एटम होना चाहिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर है, कोई एरर नहीं है, कोई डेविएशन नहीं है, कोई इरेगुलरिटीज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में यदि नहीं है तो वह आइडियल क्रिस्टल है। लेकिन आइडियल चीज़ दुनिया में नहीं पाया जाता। थोड़ा बहुत क्रिस्टलाइजेशन जब क्रिस्टल बन रहा था तो उसके दौरान थोड़ा सा डेविएशन, थोड़ा सा इरेगुलरिटीज आ जाता है इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड। यानी कि अगर कोई सॉलिड है और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर नहीं है, या फिर जहाँ पर नहीं होने चाहिए वहाँ पर है, इसका मतलब डेविएशन हो गया, इरेगुलरिटीज हो गई। किसमें? अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। तो हम लोग कहते हैं कि क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। तो वही क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। देखो, क्रिस्टल डिफेक्ट से भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे जेईई मेन की बात करो, जेईई एडवांस की बात करो, या फिर नीट की बात करो, या बोर्ड की बात करो, इससे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछता है। तो देखो भाई, ये बात तो समझ में आई कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके अरेंजमेंट में यदि डेविएशन हो, इरेगुलरिटीज हो, तो उसको हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट के नाम से पुकारते। ये जो क्रिस्टल डिफेक्ट है ना, दो तरह का होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिस लैटिस पॉइंट पर एटम या कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विराजमान था, या तो वहां से एटम गायब हो, या जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर एटम है। यानी बेसिकली एक पॉइंट पर, एक लैटिस पॉइंट पर डिफेक्ट है, इरेगुलरिटीज है कि नहीं। जैसे अगर मैं कह दूं कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो एटम कहां पर होना चाहिए? कॉर्नर पर और बॉडी के सेंटर में। मान लो कि कॉर्नर से एक एटम गायब है, यानी एक कॉर्नर पर एटम ही नहीं है, तो बेसिकली एक पॉइंट पर डिफेक्ट हो गया। यानी किसी एक लैटिस पॉइंट या एक से ज़्यादा लैटिस पॉइंट पर इरेगुलरिटीज है, डिफेक्ट है अरेंजमेंट में। किसके अरेंजमेंट में? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में। किसी एक पॉइंट पर या एक से ज़्यादा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है। तो उन लैटिस पॉइंट्स पर यदि डिफेक्ट है तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के नाम से पुकारते हैं। और दूसरा है लाइन डिफेक्ट। यानी जैसे मान लो कि कोई एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से और एक लाइन हमने खींचा, जैसे एक एज खींचा, एक एज के एलोंग, एक किनारा, एक एज, एक साइड के एलोंग में पूरा का पूरा जो एटम्स था उसमें डिफेक्ट था। यानी उस लाइन के करस्पॉन्डिंग एटम्स का अरेंजमेंट में पूरे के पूरे डिफेक्ट थे, पूरे लाइन में डिफेक्ट था, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइन डिफेक्ट है कि नहीं। जैसे डिफेक्ट एलोंग एन एज, तो उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं। नाम में छुपा हुआ है। पूरे एक लाइन में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक पूरे लाइन में अगर डिफेक्ट है तो लाइन डिफेक्ट, और एक किसी पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पर डिफेक्ट है तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के नाम से पुकारते। हम लोगों को जो पढ़ना है वो पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है। अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट है ना, तीन तरह का, बड़े ही विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट डिफेक्ट को। पहला स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, और दूसरा जो पॉइंट डिफेक्ट है इम्प्यूरिटी या सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट के नाम से ही पुकारते हैं, और तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। और मैं फिर यहाँ से कह रहा हूँ, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री, इम्प्यूरिटी, इनके नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। तो पॉइंट डिफेक्ट को एक एक करके हम लोग लेते हैं और सबको बड़े ही विस्तार से पढ़ते हैं। नोट कीजिए। तो पहला तरह का जो पॉइंट डिफेक्ट है वह है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब, स्टोइकियोमेट्री जो अमाउंट डिफेक्ट के पहले था एटम का और डिफेक्ट के जो बाद होगा वो चेंज नहीं करेगा। अर्थात डिफेक्ट के बाद भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का चेंज नहीं करेगा। डिफेक्ट के पहले रिलेटिव नंबर ऑफ एटम जो थे यानी आइडियल क्रिस्टल में, वो डिफेक्ट के बाद भी वही रह जाएगा, अनचेंज्ड होगा, वो चेंज नहीं करेगा।
तो यदि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं करेगा तो केमिकल फार्मूला भी उस सॉलिड का चेंज नहीं करेगा। समझते हैं कुछ एग्जांपल्स है। देखो भाई, जैसे मान लिया क्रिस्टल तुम्हारे पास NaCl है ना, तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, Na प्लस और Cl माइनस से, इजंट इट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं Na प्लस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी संख्या और Cl माइनस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी संख्या। दो केस हो सकता है। पहला केस, यदि क्रिस्टल आइडियल था, आइडियल का मतलब क्या, 100% बिना डिफेक्ट का था, जहां पर जितना एटम होना चाहिए उतना ही है, ना तो कोई कम है ना तो कोई ज़्यादा है। तो कोई आइडियल क्रिस्टल लिया और उस आइडियल क्रिस्टल में Na प्लस और Cl माइनस का हमने एटम को काउंट किया तो 100 एंड 100 था, यानी रेशियो की अगर बात करेंगे Na प्लस और Cl माइनस का वो क्या था, 1:1 था। तो फार्मूला क्या था, NaCl, एक सोडियम और एक क्लोरीन, NaCl फार्मूला था और रेशियो 1:1 था आइडियल क्रिस्टल में बिना डिफेक्ट वाला। लेकिन अब जो है क्रिस्टल नॉन आइडियल जिसको हम कह रहे हैं या डिफेक्ट वाला, डिफेक्ट कुछ आ गया और पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। मान लो कि Na प्लस एक आयन गायब हो गया अपने एक लैटिस पॉइंट से और Cl माइनस भी अपने एक लैटिस पॉइंट से गायब हो गया, यानी कि एक आयन इसका गायब हो गया तो 99 रहा डिफेक्ट वाला क्रिस्टल में, और ये भी 99 रहा, एक एक एटम या एक एक आयन दोनों का अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो गया। तो अभी भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं किया, पहले 1:1 था, अभी भी क्या रह गया, 1:1 ही रह गया। ये 1:1 ही रह गया, यानी डिफेक्ट कुछ इस तरह से होता है जिससे कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम या रिलेटिव नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चेंज नहीं करता, तो उसका केमिकल फार्मूला चेंज नहीं करता। जैसे अगर 2 एटम गायब होता सोडियम का और 2 एटम गायब होता क्लोरीन का तो 98, यानी कि इसमें कुछ इस तरह से डिफेक्ट होता है कि स्टोइकियोमेट्री जो अमाउंट था, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम जो था वो चेंज नहीं करता, तो केमिकल फार्मूला स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में चेंज नहीं करता। नोट करो। अब ये जो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा जिसमें कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं करता, केमिकल फार्मूला चेंज नहीं करता, वो 2 तरह का होता है। एक है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक एक को लेते हैं। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, नाम में अर्थ छुपा हुआ। देखो भाई, मैक्सिमम जो भी हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे ना उसके नाम में अर्थ छुपा हुआ है। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी क्रिएट हो गया, रिक्त स्थान हो गया, है कि नहीं। तो कहता वैकेंसी डिफेक्ट में ना 1 और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग, गायब है, फ्रॉम दियर लैटिस पॉइंट, यानी लैटिस पॉइंट से एक या एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिसिंग है, यानी वहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ही नहीं। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, यानी बेसिकली वैकेंसी क्रिएट हो गई, उस लैटिस पॉइंट पर एटम होना चाहिए था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को होना चाहिए था, है ही नहीं, तो वैकेंट पोजीशन हो गया, इसलिए उस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। मान लो कि कोई एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मान लो कॉपर है, तो कॉपर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कॉपर का एटम, और ये परफेक्ट कॉपर का क्रिस्टल है, इसमें कि कॉपर के एटम्स जहां पर होने चाहिए थे वहीं पर रखे, जहां पर होने चाहिए वहीं पर। समझने के लिए हम लोग 2D समझते, होता कैसा है, 3D स्ट्रक्चर किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का होता है, लेकिन समझने के लिए मान रहे हैं कि ये आइडियल क्रिस्टल है कॉपर का और उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम है जहां पर होना चाहिए वहीं पर है, कोई डिफेक्ट नहीं है, आइडियल है। तो कहता है ये कि एक या एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट से यदि एटम मिसिंग है, मान लो कि यहां पर एटम नहीं है, मिस कर गया, डॉटेड लाइन कर दिया, यहां पर एटम होना चाहिए था और ये नहीं है, तो ये ना बेसिकली मिसिंग एटम है, यहां पर मिसिंग एटम। एक या एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट से एटम गायब है तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहां पर वैकेंट पोजीशन हो गया, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब जरा सोचो भाई, अगर ये एटम होता तो दिए हुए वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स पहले ज्यादा था, लेकिन डिफेक्ट के बाद दिए हुए वॉल्यूम वही रहा, यूनिट सेल वही रहा, वॉल्यूम वही रहा, नंबर ऑफ एटम कम हो जाएगा तो उसका मास भी घट जाएगा, मास घटेगा, वॉल्यूम वही रहा तो डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो वैकेंसी डिफेक्ट में एक या एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट से एटम गायब होता है, और जब भी एटम गायब होगा वैकेंसी क्रिएट होगी, तो उस सॉलिड का डिफेक्ट के बाद डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस आफ्टर द डिफेक्ट,
और केमिकल फार्मूला चेंज नहीं करेगा। देखो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, ये जो वैकेंसी डिफेक्ट यहां पर पढ़ रहे हैं ना, वो ऐसे सॉलिड के लिए है जो कि एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एक ही तरह के एटम से। ये आयोनिक सॉलिड के लिए डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट नहीं है, बल्कि एक ही तरह के एटम्स जो बना है, जैसे कॉपर। कॉपर किससे बना? कॉपर के एटम से। अरे भाई, लाखों करोड़ों एटम्स में से 10-15 एटम गायब भी हो जाए तो कॉपर का फॉर्मूला सेम ही रह जाएगा, उसका फॉर्मूला तो चेंज है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स वहां पर हम लोग बात करेंगे जहां पर कि दो तरह के एटम्स, जैसे आयोनिक सॉलिड NaCl, तो Na+ और Cl-। यहां तो एक ही तरह के एटम है, कितना भी गायब हो जाए तो उसका केमिकल फॉर्मूला वही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, है कि नहीं। वैकेंसी डिफेक्ट नोट करो। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का है जो दूसरा टाइप है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। देखो फिर मैं कह रहा हूं, उसके नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है। इंटरस्टिशियल मतलब बीच के पोजीशन में, इंटरस्टिशियल का मतलब बीच स्थान में, यानी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के जहां पर एटम्स रखे गए हुए हैं उन एटम्स के बीच में जो वाइड है वहां पर, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो कहता यह है कि जैसे ये मान लो परफेक्ट क्रिस्टल है, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये परफेक्ट क्रिस्टल है, एक ही तरह के एटम का बना हुआ है, मान लो सिल्वर है तो हर जगह सिल्वर का एटम है, परफेक्ट क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है, कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जहां पर होना चाहिए वहां पर तो है, उसके अलावा बीच लोकेशन में यानी वाइड्स में, इंटरस्टिशियल पोजीशन में ही मौजूद है। जैसे जहां पर था वहां पर है और एक और पार्टिकल यहां पर भी आ गया, या यहां पर आ गया, यहां पर आ गया तो डिफेक्ट हो गया, यानी पहले जो परफेक्ट क्रिस्टल था उससे डिफरेंट हो गया, डेविएशन हो गया अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में। तो चूंकि इंटरस्टिशियल पोजीशन में एक और एटम या एक से ज्यादा एटम आ गया तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इजंट इट। और केमिकल फॉर्मूला यहां पर भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि एक ही तरह के एटम से बना हुआ ये डिफेक्ट है। तो इसको कहते हैं, ये जो एटम आया, एटम इन इंटरस्टिशियल पोजीशन, है कि नहीं। अब यदि इंटरस्टिशियल पोजीशन में एक्स्ट्रा एटम आ गया, एक या एक से ज्यादा, तो गिवन यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में सॉलिड का डेंसिटी डिफेक्ट के बाद बढ़ जाता है। वैकेंसी डिफेक्ट में वैकेंसी क्रिएट हुआ, नंबर ऑफ एटम घट गया यूनिट सेल से, तो उस केस में डेंसिटी घटता है। लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जहां एटम थे वहां पर तो है ही था, कुछ और एक्स्ट्रा एटम वाइड्स में इंटरस्टिशियल पोजीशन में आने की वजह से मास बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी भी बढ़ेगा। नोट करो। तो अभी जो हम लोगों ने दो डिफेक्ट पढ़ा, स्टोइकियोमेट्री का वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वो वहां पर पाया गया जहां पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ही तरह के एटम का बना हुआ है। जैसे कोई मेटल है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो वहां पर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पाया गया। लेकिन यही जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, आयोनिक सॉलिड में यदि पाया जाता है तो डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। और आयोनिक सॉलिड में एक ही तरह का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं होता, डिफरेंट तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे NaCl, एक तो एक Na+ है, दूसरा Cl- है कि नहीं। AgCl, एक Ag+ है, दूसरा Cl-। तो आयोनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करना पड़ता है, यानी डिफेक्ट के बाद भी ना स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉलिड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना जरूरी है। तो यहां पर भी वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पाया जाएगा आयोनिक सॉलिड में भी, लेकिन उसको डिफरेंट नाम से पुकारते। देखो सब ध्यान से, कहता है आयोनिक सॉलिड में ये जो दो डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट अभी जो पढ़ा और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दो अलग अलग तरीके से पाया जाता है, उसको अलग नाम से पुकारते हैं। एक को कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट और दूसरे को कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट है ना, ये एंट्रेंस एग्जाम में और बोर्ड में पूछते ही रहता है, तो बढ़िया समझोगे। पहला फ्रेंकल डिफेक्ट है, कहता क्या है, ये डिफेक्ट वहां पर पाया जाता है जहां पर कि कैटायन और एनायन का साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और जनरली जो स्मॉल साइज होता है कैटायन का होता है। जनरली स्मॉल साइज किसका होता है? कैटायन का। तो वो जो कैटायन है जिसका साइज छोटा है, अपने लैटिस पॉइंट से खिसक जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, और डिसलोकेट होकर के नियर बाय इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है।
इसलिए इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से ही पुकारते हैं। बिल्कुल यही सेंटेंस ना लिखा हुआ है एनसीईआरटी में और आईआईटी के एडवांस में भी ये पूछ चुका है कि फ्रैंकल डिफेक्ट को किस और नाम से पुकारते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। यहां समझो, मान लो AgCl है, AgCl में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, Ag प्लस और Cl माइनस। ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है जहां पर आयंस को होना Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस। जहां पर क्रिस्टल, उस क्रिस्टल में आयंस को होना चाहिए वहीं पर है, कोई डिफेक्ट नहीं है, परफेक्ट क्रिस्टल है। लेकिन साइज इसका छोटा है। क्या बताया, जनरली साइज छोटा किसका होता है, कटायन का। तो ये जो कटायन महोदय हैं Ag प्लस, जो कि साइज छोटा है, अपने लैटिस पॉइंट यहां पर थे और इस लैटिस पॉइंट से खिसक करके डिसलोकेट होकर के नजदीक वाला इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला गया। Ag प्लस था यहां पर और यहां से खिसक करके डिसलोकेट होकर के यहां पर चला गया, है कि नहीं। यानी बेसिकली डिसलोकेशन हो गया उस कटायन का। तो इसलिए इस डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से ही पुकारते हैं। अब जरा देखो भाई, छोटा आयन जनरली कटायन था, डिसलोकेट होकर के नियर बाय इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला गया। तो इस पोजीशन के अनुसार देखो, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, और इस पोजीशन के अनुसार देखो तो वैकेंसी क्रिएट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट है, इजंट इट। इस पोजीशन के अनुसार वैकेंसी डिफेक्ट और इस पर्टिकुलर पोजीशन के अनुसार इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो ये डिसलोकेटेड कटायन इसको कहते हैं। दिस इज डिसलोकेटेड कटायन। कहां पर चला गया, नियर बाय इंटरस्टिशियल पोजीशन में, और यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस तरह के डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। कहां पाया जाता है, सब लिखा हुआ है यहां पर। वहां पाया जाता है जहां पर कि साइज कटायन और एनायन का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे AgCl, AgBr, AgI, ZnS, इनके कटायन और एनायन के बीच का साइज का डिफरेंस जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर यह पाया जाता है। अब जरा सोचो, ये जो कटायन है डिसलोकेट होकर के इसी क्रिस्टल में रह गया, यानी बेसिकली वहीं पर रह गया, क्रिस्टल से गायब नहीं हुआ। इसका मतलब मास चेंज नहीं करेगा, मास चेंज नहीं करेगा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं करेगा। यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट में अब देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी है, जितना कटायन उतना ही एनायन है, वो चेंज नहीं किया, और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम भी चेंज नहीं किया, तो केमिकल फार्मूला भी वही रहा। कौन सा डिफेक्ट पड़ रहा है, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में ना केमिकल फार्मूला चेंज नहीं करता, डिफेक्ट भी हुआ और केमिकल फार्मूला भी चेंज नहीं किया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं किया और डेंसिटी भी चेंज नहीं किया, क्योंकि Ag प्लस जो है यहां से डिसलोकेट होकर के वहीं उसी क्रिस्टल में रह गया, तो मास कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट था ही, तो डेंसिटी चेंज नहीं करता। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। सारे पॉइंट्स जो मैंने बोला यहां पर लिखा है, 2 बार 3 बार पढ़ोगे और सारे पॉइंट्स को दिमाग में बैठाकर रख लेना। फ्रैंकल डिफेक्ट हमने कैसे याद किया कि वो जो कटायन था वहीं पर फेंका गया, है ना, इस तरह से हम लोग बोलते हैं फेंक दिया गया, फ्रैंकल फेंक दिया गया, लेकिन फेंक बाहर नहीं दिया गया बल्कि आसपास इंटरस्टिशियल पोजीशन में ही फेंक दिया गया, डिसलोकेट हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट। नोट करो। अब इस फ्रैंकल डिफेक्ट में कभी कभी ये पूछता है कि जो लोकल है ना आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया इस लोकेलिटी में, जहां पर कि इंटरस्टिशियल पोजीशन में एक्स्ट्रा कटायन जाके चला गया यही खिसक करके, तो उस पर्टिकुलर रीजन में ना कॉन्सेंट्रेशन आयन का बढ़ गया, और कॉन्सेंट्रेशन आयन का बढ़ता है तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ता है। तो कभी कभी पूछता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस सॉलिड का डिफेक्ट के बाद घटेगा कि बढ़ेगा, तो नोट कर लेना है क्या भाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट। इसको भी नोट कर लो। तो अगला जो डिफेक्ट है वो शॉर्टकी डिफेक्ट है, यानी बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, और उसमें वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो पढ़ा आयोनिक सॉलिड में ना, वही फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट के रूप में पाया जाता है। यह शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट में कहता है कि जब भी आयन मिस होगा कहीं भी लैटिस पॉइंट से, तो एक ही आयन नहीं होगा बल्कि पेयर में होगा। जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, Na प्लस और Cl माइनस।
तो मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट से Na प्लस गायब हो गया तो साथ में Cl माइनस भी गायब होगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी डिफेक्ट के बाद भी ओवरऑल सॉलिड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर एक कोई कटायन गायब होगा तो एनायन भी गायब होगा, यानी हमेशा पेयर में गायब होगा। इस तरह से गायब होगा जिससे कि इक्वल चार्जेस गायब हो जाए और इक्वल चार्जेस बाद में सॉलिड में बच जाए, ताकि सॉलिड स्टेबल रहे, है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना हर हाल में जरूरी है। वही लिखा, इन दिस डिफेक्ट पेयर ऑफ आयंस आर मिसिंग और एब्सेंट फ्रॉम लैटिस पॉइंट। जरा देखो ध्यान से, जैसे NaCl एक क्रिस्टल है, NaCl का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल Na प्लस और Cl माइनस है। तो मान लो कि एक परफेक्ट क्रिस्टल था जिसमें कि कटायन एनायन जहां पर होने चाहिए वहीं पर रखा गया है। परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं किसी एक लैटिस पॉइंट से कटायन इज मिसिंग, ये गायब हो गया, ये क्या हो गया, मिसिंग कटायन, दिस इज मिसिंग कटायन, तो डिफेक्ट हो गया ना यार। Na प्लस गायब हो गया, मिसिंग कटायन, तो डिफेक्ट तो हुआ, तो इसको बोलेंगे मिसिंग कटायन, है कि नहीं। अब एक कटायन गायब होगा तो एक एनायन भी गायब होगा। कहां से, कहीं से भी गायब हो सकता है, बस पेयर में गायब होना है। एक कटायन था और एनायन मान लो कि यहां से गायब हो गया। सर यहां से गायब नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, कहीं से भी। तो यहां पर मिसिंग एनायन हो गया। तो एक पेयर या दो पेयर या तीन पेयर लैटिस पॉइंट से कटायन और एनायन गायब हो गए, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट पड़ जाना, काम पड़ जाना। तो शॉर्ट की डिफेक्ट हम कहेंगे। अब शॉर्ट की डिफेक्ट में ना नंबर ऑफ एटम घट रहा है, कटायन का भी घट गया और एनायन का भी घट गया, तो मास घटेगा। मास घटेगा तो शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी भी क्या होगा, घटेगा। और वैकेंसी डिफेक्ट है, जरा ध्यान से देखो, आयन गायब हो गया, आयन गायब हो गया, तो यहां पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी, यहां पर कटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगा। कटायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी, यानी कि अगर दूसरे तरीके से देखें तो वैकेंसी डिफेक्ट भी है यहां पर। अब चूंकि एक कटायन एक एनायन गायब हो रहा है तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं किया। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रिलेटिव नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको हम कह रहे हैं वो चेंज नहीं किया, तो केमिकल फार्मूला भी चेंज नहीं करा। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में पढ़ ही रहे कि केमिकल फार्मूला चेंज नहीं करता। एक गायब हुआ, ये भी एक गायब हुआ। अगर Na प्लस 2 गायब होता तो Cl माइनस भी 2 गायब हुआ, हमेशा पेयर में गायब हुआ। कुछ इस तरह से गायब हुआ कि केमिकल फार्मूला भी चेंज नहीं करेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी। क्योंकि गायब हो रहा है तो एटम कम हो रहा है तो मास घटेगा, इसलिए डेंसिटी भी घटेगा। सब लिखा हुआ है। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस आफ्टर डिफेक्ट। कहां पर पाया जाता है ये डिफेक्ट? वहां पर पाया जाता है जहां पर की साइज जो है कटायन और एनायन का आसपास है, सिमिलर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, ये सब जो हुआ वो आपका बताता है, सब क्रिस्टल में पाया जाता है। कौन सा डिफेक्ट? शॉर्ट की डिफेक्ट। तो कैसे याद रखें? फ्रेंकल डिफेक्ट, फेंक दिया गया कटायन जो कि छोटा है लेकिन अंदर में ही फेंक दिया गया, क्रिस्टल के बाहर नहीं गया, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में डिसलोकेशन हो जाता है। और शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या? शॉर्ट पड़ गया, कम पड़ गया। शॉर्ट पड़ने का मतलब कम पड़ गया। कौन कम पड़ा? कटायन भी कम पड़ गया और एनायन भी कम पड़ गया, मतलब अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो गया, है कि नहीं। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी घटेगा और फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं करता। फ्रेंकल डिफेक्ट वहां पर पाया जाता है जहां पर कि साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और शॉर्ट की डिफेक्ट वहां पाया जाता है जहां पर कि साइज कटायन और एनायन का आसपास है, सिमिलर है। तो पॉइंट डिफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया कौन सा डिफेक्ट भाई? स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, जिसमें कि डिफेक्ट के बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं करता। दूसरा जो पॉइंट डिफेक्ट है वो है इम्प्यूरिटी और सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है, मतलब इसमें कुछ इम्प्यूरिटी आ जाएगी, बाहर का मटेरियल, फॉरेन मटेरियल आ जाएगा। जो एक्चुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उसके जगह पर कुछ फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा, बाहर का मटेरियल आ जाएगा, जिसको इम्प्यूरिटी कहते हैं। इसलिए इस डिफेक्ट को हम लोग इम्प्यूरिटी डिफेक्ट या सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, यानी ओरिजिनल पार्टिकल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा बाहर का मटेरियल, फॉरेन मटेरियल। देखो सब ध्यान से क्या कहता है। सम लैटिस पॉइंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑक्युपाइड बाय फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहर का, जिसको इम्प्यूरिटी कहते हैं, है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, NaCl का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही
वो जो NaCl का क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन जब हो रहा था तो वहां पर हो रहा था जहां पर क्या स्मॉल क्वांटिटी स्ट्रोंशियम क्लोराइड का SrCl2 का प्रेजेंट था। यही इम्प्योरिटी है, स्मॉल क्वांटिटी SrCl2 का वहां पर प्रेजेंट था। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl यानी जब NaCl का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था उसी समय ना, अगर परफेक्ट क्रिस्टल होता NaCl का तो Na+Cl- 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 जैसे हमने रखते थे रख दिया, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी स्ट्रोंशियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था तो क्रिस्टलाइजेशन के वक्त ही सम लैटिस पॉइंट ऑफ Na+, यानी कि जहां पर Na+ होना चाहिए था, मान लो यहां पर Na+ होना चाहिए था, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही वहां पर फॉरेन पार्टिकल आ गया Sr+2 स्ट्रोंशियम+2, यानी सम लैटिस पॉइंट ऑफ Na+ आर ऑक्युपाइड बाय Sr+2 आयंस। तो इम्प्योरिटी आ गया। यही क्या है? इम्प्योरिटी है ना, यही इम्प्योरिटी है, यही फॉरेन मटेरियल है जो कि एक्चुअल जो पार्टिकल था उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन जरा ध्यान से देखो, Sr+2 इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, अब इसको ध्यान से बात को सुनोगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना डिफेक्ट के बाद भी जरूरी है, यानी कि सॉलिड इफेक्ट के बाद भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। अब Na+ एक यहां पर था, उसके जगह पर Sr+2 आ गया तो ओवरऑल एक प्लस चार्ज तुम्हारे पास बढ़ गया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ये सब्सटेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक Sr+2 का आयन ना 2 Na+ को रिप्लेस करेगा। Sr पर +2 चार्ज है, Na पे +1 चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर ये Sr+2 का यहां पर आयन आया तो एक और Na+ यानी 2 Na+ जाएगा तो एक Sr+2 आयन उसके जगह पर आएगा, तभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनेगी। तो इससे क्या हुआ? इससे यहां पर कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गया। कैटायनिक वैकेंसी है कि नहीं, Na+ होता है यहां पर। अब जरा ध्यान से सुनोगे, यानी एक Sr+2 अगर उस क्रिस्टल में आया तो 2 Na+ वहां से चले गए, एक Na+ के लैटिस पॉइंट पर खुद Sr+2 जाके बैठ गया और दूसरा Na+ जो मिसिंग कैटायन था उसके जगह पर वैकेंट पोजीशन हो गया, जिसको हम कहते हैं कैटायनिक वैकेंसी, इजंट इट। तो इसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट और सब्स्टिट्यूशनल, यानी Na+ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, कौन? Sr+2, वही तुम्हारे पास उसको कहते हैं इम्प्योरिटी है, फॉरेन मटेरियल है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या यहां पर जो कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ उतना ही है जितना कि Sr+2 का आयन है? बिल्कुल उतना ही है। तो देखो यहां लिखा है नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी जो क्रिएट होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल रिप्लेस कर रहा है तो कितना होगा? तो इस केस में उतना ही है जितना कि नंबर ऑफ Sr+2 आयंस है। तो क्या हमेशा ही उतना ही होगा? नहीं, दिमाग लगाओगे, भगवान ने दिमाग दिया। यदि मान लो कि इसको रिप्लेस करने वाला K+ होता, K+, Na+ को रिप्लेस करने वाला K+ होता तो कोई भी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि एक K+ आया एक Na+ गया, तो कोई भी इस तरह से कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट नहीं होती। लेकिन अगर Al3+ होता, मान लो कि एक इम्प्योरिटी आ गया Al3+ आयन, तो अल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, 3 Na+ को बाहर कर देगा, रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो 3 को बाहर करेगा, एक की जगह पर बैठ जाएगा और 2 कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यानी यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी लिखा है, नंबर ऑफ Sr+2 आयंस के बराबर लिखा है। हमेशा दोनों बराबर नहीं होंगे, कैटायनिक वैकेंसी और Sr+2 के आयंस यहां पर बराबर है, लेकिन जो इम्प्योरिटी आयंस इंट्रोड्यूस हुआ है, जो रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट हुआ है, वो हमेशा कैटायनिक वैकेंसी के बराबर नहीं होगा। दिमाग लगाओ, अगर Al3+ होता तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी जो होती वो Al3+ आयन का डबल हो जाता, इजंट इट? बात समझ में आई ना? वेरी गुड। अब इस केस में देखो भाई, डेंसिटी कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि जिसने रिप्लेस किया, जिसने सब्स्टिट्यूट किया, उसका डेंसिटी, जिसको रिप्लेस किया, जिस कैटायन को रिप्लेस किया, उसके रिस्पेक्ट में उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या क्या है? तो डिपेंड करता है कि जो सब्स्टिट्यूटेड फॉरेन मटेरियल है और जो बाहर गया, उनके बीच का डेंसिटी का डिफरेंस कितना है। तो डेंसिटी बढ़ भी सकता है और डेंसिटी बहुत घट भी सकता है। यही एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें कि डेंसिटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। एक IIT में क्वेश्चन पूछा था कि डिफेक्ट के बाद डेंसिटी ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो कौन सा डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है?
बहुत ज़्यादा डेंसिटी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी इस सब्स्टिट्यूशनल या इम्प्योरिटी डिफेक्ट में ही पाया जाता है। नोट कीजिए, इम्प्योरिटी और सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट पर ना एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछते ही रहता है, बहुत बार ये पूछ चुका है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि नहीं। क्या कहता है, इफ NaCl इज डोप्ड, डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस कर देना किसी भी सॉलिड में, तो डोप्ड विथ 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2, अभी जो पढ़ रहे थे, यानी बेसिकली 100 मोल % का मतलब क्या, 100 मोल NaCl का क्रिस्टल था, उसमें 10⁻³ मोल SrCl2 को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब SrCl2 में से कौन सा आयन Na+ को रिप्लेस करेगा, Sr+2, है कि नहीं। डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी को मिलाना, तो Na+ के जगह पर Sr+2 आयन जाएगा। 100 मोल में से कितना, 100 मोल में से 10⁻³ मोल। तो कहता है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी का अर्थ ये हुआ कि 1 मोल क्रिस्टल में कितने कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुए। तो देखो भाई, अभी हमने सिखाया, क्या फॉर्मूला क्या है कि ये जो कैटायनिक वैकेंसी की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ कैटायनिक या कैटायन वैकेंसी भी कहते हैं, ये जो वैकेंसी होगा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ Sr+2 आयंस के बराबर होगा। अभी पढ़ा है कि नहीं, यानी Sr+2 का आयन अगर मिल जाए 1 मोल में, 1 मोल क्रिस्टल में, तो वही नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी भी हो जाएगा। तो ये जो इसका अर्थ है ना, ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 10⁻³ मोल % डोपिंग है, इम्प्योरिटी है। इसका अर्थ ये हुआ कि 100 मोल 100 मोल NaCl के क्रिस्टल में 10⁻³ मोल Sr+2 है, Sr+2 है। ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसीलिए 1 मोल क्रिस्टल में कितना होगा, 1 मोल क्रिस्टल में कितना होगा निकाल सकते, 10⁻³ डिवाइड बाई 100, यानी कि 10⁻⁵ मोल Sr+2 आयन चला गया। 1 मोल क्रिस्टल में 10⁻⁵ मोल Sr+2 चला गया, यानी नंबर ऑफ Sr+2 आयंस कितना है, तो मोल है। 1 मोल क्रिस्टल में 10⁻⁵ मोल है, तो मोल को आप पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हो, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻⁵ मोल Sr+2 का आयन का मोल है। आयंस कितने, मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर, यानी बेसिकली 10⁻⁵, एवोगाड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23, 8 5 13, यानी 6.022 इंटू 10⁻18। इतने आपके पास कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे। नोट कीजिए। चलो भाई, तीसरा तरह का पॉइंट डिफेक्ट पढ़ते हैं। तीसरा तरह का पॉइंट डिफेक्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। जैसा कि मैंने बताया है कि उसके नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है डिफेक्ट के बाद चेंज कर जाएगा, अर्थात स्टोइकियोमेट्री रेशियो चेंज कर जाएगा, है कि नहीं, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से ही समझ जाते हैं। जैसे अगर कोई एक एग्जाम्पल हमने लिया FeO, फेरस ऑक्साइड, जिसमें कि आयन Fe+2 और ऑक्साइड आयन O-2A। कोई एक क्रिस्टल परफेक्ट लिया, आइडियल लिया, जिसमें कि 100 एटम आयरन का और 100 एटम ऑक्सीजन का था, तो रेशियो क्या था 1:1, परफेक्ट क्रिस्टल था, और फार्मूला, केमिकल फार्मूला था FeO, है कि नहीं। लेकिन यदि कुछ इस तरह से डिफेक्ट हुआ कि ऑक्सीजन के एटम गायब नहीं हुए, मिस नहीं हुए, लेकिन आयरन के कुछ एटम गायब हो गए, इसके 100 ही रहा, इसका 94 हो गया उसी सैंपल में, तो अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम चेंज हो गया। ये 100 तो ये 94, 94/100 0.94:1, यानी अब केमिकल फार्मूला Fe 0.94 ऑक्सीजन 1, केमिकल फार्मूला क्या हो गया, चेंज कर गया। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम क्या हो गया, चेंज कर गया, और स्टोइकियोमेट्री चेंज कर गई। पहले 1:1 था, अब 0.94:1 हो गया। तो ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के नाम से ही पुकारते। तो कहता है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में डिफेक्ट कुछ इस तरह से होता है कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम चेंज कर जाता है और केमिकल फार्मूला उसका चेंज कर जाता है। नोट कीजिए, ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है ना, 2 तरह का होता है। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। नाम में उसका अर्थ छुपा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट
इसका अर्थ ये हुआ कि मेटल का अमाउंट जो होगा नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा, यानी कि कैटायन जनरली मेटल होगा, एनायन जनरली एनायन जो होता है वो नॉन मेटल होगा, तो कैटायन का अमाउंट जो हो गया वो ज़्यादा हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, एनायन के रिस्पेक्ट में डिफेक्ट के बाद। यानी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कुछ इस तरह से चेंज करेगा कि जो कैटायन है यानी बेसिकली जो मेटल है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो नॉन मेटल है वो कम हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है कि नहीं। तो कैसे होता है ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट? दो तरीके से पॉसिबल है। पहला तरीका, दिस डिफेक्ट कैन बी ड्यू टू मिसिंग एनायन फ्रॉम लैटिस पॉइंट। जैसे NaCl है, मान लो NaCl है तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल Na+ और Cl- है। किसी कारणवश अगर Cl-, जैसे यहां पर क्या होता, अगर परफेक्ट क्रिस्टल होता तो यहां पर Cl- होता, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहां पर Cl- होता, तो किसी कारणवश Cl- अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो गया तो Cl- की संख्या Na+ के रिस्पेक्ट में कम हो गया, या कहो Na+ की संख्या Cl- के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो गया। मेटल जो कि सोडियम था, क्लोरीन नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ कि नहीं। और चूंकि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम चेंज कर गया इसलिए केमिकल फार्मूला भी इसका चेंज करेगा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग पढ़े, केमिकल फार्मूला चेंज कर जाता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पहला तरीका से हो रहा है जहां पर कि एनायनिक वैकेंसी होगी। इसका मतलब ये है कि एनायन अपने एक या एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट से गायब है, कैटायन गायब नहीं है, एनायन गायब है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है किस तरह से होता है एक एग्जाम्पल से समझा गया। NaCl जो कि क्रिस्टल था उसको हिट किया गया सोडियम वेपर यानी कि गैस, सोडियम गैस के प्रेजेंस में। देखो क्या हुआ, जब NaCl परफेक्ट क्रिस्टल था तो यहां पर Cl- था। अब सोडियम वेपर इसी के प्रेजेंस में हिट किया गया तो ये सोडियम आयोनाइज होकर Na+ में चला गया। अब ये Na+ इस क्रिस्टल के सरफेस पर जो आया, पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस पर जो Cl- रहा होगा उसको अपनी ओर खींचेगा, यानी सरफेस वाला जो Cl- था डिफ्यूज होकर के वो सरफेस पे आकर के इस Na+ से कंबाइन करेगा, यानी कि यहां पर जो Cl- एनायन था डिफ्यूज किया, सरफेस से निकल करके Na+ से कंबाइन किया, तो यहां पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब ये जो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, डिफेक्ट के बाद भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन होना जरूरी है। तो एक नेगेटिव चार्ज गायब हुआ तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज चाहिए ना, तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो सोडियम Na+ में गया तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, यही एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ इस एनायनिक वैकेंसी जहां पर क्रिएट हुआ वहां पर जाकर के बैठ गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गया। यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग एनायनिक वैकेंसी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तुम्हारे पास मेंटेन हो गया और एनायन गायब है इसलिए एनायनिक वैकेंसी है। कैटायन की संख्या यानी मेटल की संख्या नॉन मेटल रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, और डिफेक्ट कुछ इस तरह से हुआ, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम चेंज किया तो केमिकल फार्मूला भी चेंज करेगा, है कि नहीं। अब जरा एक बात जरा ध्यान सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, विजिबल लाइट उस पर अगर क्रिस्टल पर गिरता है तो एक्साइट होगा, और एक्साइटेशन की वजह से ये जो है ना क्रिस्टल कलर्ड दिखता है, ये जो क्रिस्टल है कलर्ड दिखता है, जैसे NaCl येलो दिखता है, इसी वजह से विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होगा और उसकी वजह से ये क्रिस्टल कलर्ड दिखता है। तो ये जो सेंटर है उसको F सेंटर के नाम से पुकारते हैं, फार्बेनजेंटर। F का मतलब फार्बेनजेंटर है, रटने की बात नहीं है, याद रखने वाली बात नहीं है, उसका अर्थ होता है कलर इंपार्टिंग सेंटर, कलर देने वाला। F सेंटर का मतलब फार्बीजेंटर सेंटर यानी कलर देने वाला सेंटर के नाम से मशहूर है, जाना जाता है। यही सब चीजें यहां पर लिखा हुआ है, नोट करो इसको। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक और तरीके से पाया जाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल पोजिशन। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे जेडेनो रूम टेम्परेचर पे व्हाइट होता है, यदि इसको हीट किया जाए तो Zn+2 में कन्वर्ट होकर के ऑक्सीजन गैस को लूज कर देता है, तो उस क्रिस्टल में ऑक्सीजन गैस तो निकल गया, Zn+2 का जो अमाउंट ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो गया। बात समझ आ रही है, ऑक्सीजन गैस तो हीट करने पर भाग गया, तो ऑक्सीजन गैस जो भाग गया, अब Zn+2 जो कि क्रिस्टल में रह गया, तो Zn+2 जो कि मेटल है नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो गया।
तो अब जो फार्मूला है, पहले क्या था, ZnO था, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब जो है इसके करस्पॉन्डिंग फार्मूला जो है तुम्हारा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस इसके रिस्पेक्ट में भाग गया तो Zn+2 का जो अमाउंट है वो एक बढ़ गया, तो केमिकल फार्मूला भी अब इसका क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो केमिकल फार्मूला यदि चेंज करेगा तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट इसी को तो कहते हैं। तो केमिकल फार्मूला अब ये नहीं रहेगा, ये भाग गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा हो गया, मान लो ये 1 था, ये कुछ और बढ़ गया, x हो गया, तो 1 + x, x का वैल्यू समथिंग पॉजिटिव होगा, तो केमिकल फार्मूला इसका अब चेंज कर जाएगा। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रखना है, यानी बेसिकली Zn+2 ये जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है। क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल पोजीशन में Zn+2 चला गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन रखना है ना, क्योंकि अब कटायन की संख्या एनायन के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ नियर बाय इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रह जाता है। वही लिखा हुआ है कि एट रूम टेम्परेचर जिंक ऑक्साइड जो व्हाइट था हिट करने पर ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर दिया और येलो हो जाता है। अब एक्स्ट्रा कटाइन क्या, Zn+2 जो कि क्रिस्टल में आया, तो उसकी वजह से इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि जिंक मेटल है जो कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो गया। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इंटरस्टिशियल पोजीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो भाई अभी अभी जो 2 डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, एक जो डिफेक्ट था वो एनायनिक वैकेंसी के चलते था एफ सेंटर वाला, और दूसरा डिफेक्ट था एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल पोजीशन, जिसमें कि Zn+2 एक्स्ट्रा जो कटायन था इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला गया था और इलेक्ट्रॉन नियर बाय इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला गया था। यानी ये जो दोनों डिफेक्ट पढ़े, मेटल एक्सेस डिफेक्ट वाला 2 तरह का जो डिफेक्ट पढ़े, उन दोनों डिफेक्ट वाले सॉलिड में कुछ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। तो ये जो स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में आया डिफेक्ट की वजह से, अगर उस क्रिस्टल में अक्रॉस द सॉलिड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि बहुत कम है तो उनके मूवमेंट से अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि कम करंट मिलता है उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, और सेमीकंडक्टर ऐसा जिसमें कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से, यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट जनरेट होता है, उसको कहते हैं एन टाइप। एन का मतलब क्या, निगेटिव चार्ज, एन का मतलब निगेटिवली चार्ज्ड, यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो स्मॉल करंट जनरेट होगा, इसलिए इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो 2 तरह का सॉलिड हम लोगों ने पढ़ा, इसमें डिफेक्ट आया मेटल एक्सेस डिफेक्ट वाला, वो दोनों तरह के डिफेक्ट वाले सॉलिड बिहेव करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की तरह ही, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ वो माइग्रेट करेगा, मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो स्मॉल करंट डेवलप होता है। इसलिए इस तरह के सॉलिड्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। यही इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है, नोट करो। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक और प्रकार है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। नाम में अर्थ छुपा हुआ, मेटल एक्सेस का मतलब इसमें मेटल ज़्यादा था नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में, और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का मतलब जिसमें मेटल कम है, डिफिशियंट है किसके रिस्पेक्ट में, नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में। तो कहता ये है कि इस तरह का जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा लैटिस पॉइंट से कटायन गायब होता है, मिसिंग होता है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू मिसिंग कटायन फ्रॉम लैटिस पॉइंट। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि उसमें से जो अब कटायन बचे हुए रह गए उसी में से कुछ कटायन पर हायर चार्ज आ जाता है, यानी कि अब रिमेनिंग कटायंस में से कुछ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कुछ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों चले गए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। समझते एग्जांपल से, जैसे इसका एग्जांपल FeO FeS से है कि नहीं। अब FeO का अगर परफेक्ट क्रिस्टल होता तो Fe+2 O2-, यानी आयरन का और ऑक्सीजन के आयंस इस तरह से रखे रहते, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, परफेक्ट क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है। अब इसमें से कोई एक कटायन
यानी आयरन वाला गायब हो गया, मान लो ये गायब हो गया, मिसिंग कैटायन है कि नहीं, मिसिंग कैटायन, तो अब डिफेक्ट हो गया। कौन गायब हो गया? मेटल गायब हो गया। तो मेटल की संख्या नॉन मेटल ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कम हो गया, तो डिफिशियंसी हो गई, मेटल डिफिशियंसी। नाम यार छुपा हुआ है, और चूंकि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम चेंज कर गया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यानी अब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पहले FeO था, लेकिन आयरन का जो नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स यानी समथिंग, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी अगर बात करें तो Fe मान लो 0.94 हो गया, ऑक्सीजन 1 था, इसके रिस्पेक्ट में आयरन 0.94 हो गया, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इसको हम लोग कहते हैं। मेटल की संख्या नॉन मेटल रिस्पेक्ट में कम हो गया, स्टोइकियोमेट्री अमाउंट चेंज कर गया, केमिकल फार्मूला चेंज कर गया। अब जरा ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करना है यार। 2 पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, Fe+2 था, 2 पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, तो नेगेटिव चार्ज इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। मेटल जो है अनस्टेबल, जो सॉलिड है वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना भी जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो रिमेनिंग कैटायंस रह गए, यानी Fe+2 जो रिमेनिंग रह गया, उसमें से कुछ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, कुछ एक्वायर कर लेता है हायर चार्ज। तो +2 हमको और मेंटेन करना है, तो ये +2 वाला +3 में चला गया, कोई भी 2 +2 वाला +3 में चला गया था, 2 पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास मेंटेन हो गया जो गायब हुआ था। तो यही जो है, ये जो Fe+2 वाला आयन है, तो जो मेटल हो गया ये वाला और ये वाला, इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है कि नहीं? वही कहता है सम ऑफ रिमेनिंग कैटायंस एक्वायर हायर चार्ज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इस तरह का डिफेक्ट को कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। नोट कीजिए। अब देखो एक क्वेश्चन जो लिया है वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन लगभग सारे जितने भी एग्जाम्स है उसमें पूछ चुका और आते रहता है, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करता है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्या पूछता है? कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe3+ इन Fe 0.94। जैसे ही देखोगे ना ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो होता है वो कहाँ पर, ये जो डिफेक्ट वाला है वही, यानी ये मेटल इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो मेटल डिफिशियंसी वाला डिफेक्ट वाला ये कंपाउंड है। अब ये इस तरह वाला डिफेक्ट वाला कंपाउंड अभी पढ़े कि इस आयरन में दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयरन होगा, एक +2 वाला भी होगा और +3 वाला भी होगा। तो कितना मोल परसेंटेज जो है Fe+2 का और कितना मोल परसेंटेज Fe3+ का होगा। तो क्या करते हैं कि इस पूरे कंपाउंड का एक मोल ले लिया, है कि नहीं? एक मोल ले लो, सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। एक मोल किसका ले लिया? Fe 0.94O, यानी इसका एक मोल है तो इसका 0.94 है कि नहीं? तो इसकी हम बात करें, ये इसको अगर ध्यान से देखो तो मान लो कि Fe+2 और Fe3+ में से किसी एक का मान लिया X मोल है, तो इसका कितना होगा? इसका 0.94 है, इसके एक मोल में इसका 0.9 है, तो Fe3+ होगा 0.94 माइनस X मोल, इजंट इट? अब क्या करेंगे? ओवरऑल डिफेक्ट के बाद भी ना टोटल चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए टोटल चार्ज 0, यानी समेशन क्यू का मतलब क्या? चार्ज किसके बराबर? 0, यानी कैटायन और एनायन को टोटल चार्ज को जोड़ दो तो 0 के बराबर, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो अब जरा देखो, एक Fe+2 का मोल होगा तो +2 मोल चार्ज होगा, तो x है तो कितना हो गया? 2x चार्ज हो गया आयरन के +2 वाला, और ये एक पर +3 चार्ज है आयरन पर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो Fe3+ वाले कितने मोल हैं? 0.94, तो 0.94 माइनस x, और एक पर चार्ज कितना? 3 है कि नहीं? Fe+2 वाला x मोल 2 से गुना कर दिया, और 3 जिस पर चार्ज है उसके कितने मोल है? तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? -2, तो -2 = 0। x यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करोगे तो 2x एन +4 तिया 12, 9 तिया 27 और 1 28, 2.82 माइनस 3x इट इज इक्वल टू, इधर 2 हो गया, 3x को उधर लेते जाओ और 2x को भी, यानी बेसिकली क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x = 0.82 हो गया। ये आपने x का वैल्यू निकाल लिया। तो मोल परसेंटेज पूछता है तो बड़ा आसान है,
मोल परसेंटेज की बात करें, किसका पूछा, Fe+2 का। किसी का मोल परसेंटेज पूछे तो उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर में कितना है भाई, x का मतलब कितना, 0.82। टोटल नंबर ऑफ मोल आयरन का कितना, 0.94। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। यही मोल परसेंटेज तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मोल परसेंटेज किसका पूछा, Fe3+ का, तो ये मान लो कि y आया, ये तुम्हारे पास y% आया, तो 100 में से y को अगर माइनस कर दोगे तो Fe3+ का भी मोल परसेंटेज तुम्हारे पास मिल जाएगा। तो इस तरह से, इस तरह के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में वो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एलिमेंट होता है मेटल, उसका हम मोल परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते। ओवरऑल चार्ज को जीरो कर देना, टोटल कैटायनिक और टोटल एनायनिक सब चार्ज को मिला करके जीरो कर देना, या फिर टोटल कैटायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड टोटल एनायनिक चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए। अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेट करना जरूरी होता है, यानी थर्मोडायनेमिक को रिलेट करके भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो पॉइंट्स हमने लिखे उसको बढ़िया से याद कर लेना। ये जो पॉइंट डिफेक्ट है ना, वो एंडोथर्मिक इन नेचर होता है, मतलब हीट देना पड़ता है। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल इंक्रीजेज एंट्रोपी, बढ़ेगा ना भाई। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस को शो करता है, डिसऑर्डरनेस। तो पहले ऑर्डर थे, बढ़िया से आइटम रखे गए थे, उसमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गया ना, रैंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गया। तो कभी भी रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ता है, यानी डिफेक्ट होने पर सॉलिड का एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ता है, इसका मतलब क्या, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो ऐसा एक प्रोसेस जिसमें कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, तो ऐसा प्रोसेस थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था कि हायर टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है। हायर टेम्परेचर पर फेवरेबल, कुछ याद आ रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इजंट इट। तो डेल्टा एस पॉजिटिव, टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वाला दूसरा वाला टर्म नेगेटिव के साथ मिलकर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और डेल्टा एच पॉजिटिव है, और डेल्टा जी का वैल्यू लेसर देन 0 चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, फेवरेबल के लिए, होने के लिए। तो ये नेगेटिव हो और टेम्परेचर पर ही यदि आपके पास कंट्रोल है, तो ये वाला टर्म जो नेगेटिव वाला वो बड़ा होना चाहिए। तो नेगेटिव बड़ा होने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी नहीं ये नेगेटिव वाला टर्म क्या होगा, ज़्यादा। यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, है कि नहीं, इसको नोट कीजिए। तो इस तरह से डिफेक्ट्स टॉपिक आपका समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही।